हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपांशु गोयल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केएनआईटी सुल्तानपुर एंड आई एम प्रेजेंटली इन थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर। आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। So friends, I appeared in GATE 2020-21 and I got AIR 139. My marks was 57 out of 100 and my GATE score was 808 out of 1000. सो गाइज, इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है जो कि उमेश धांधे सर के साथ हुआ था गेट एकेडमी के मेन चैनल पर। उसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी मैंने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए उनके ऊपर डिस्कशन किया है। बट लेकिन गाइज बात ये थी कि जिस दिन से वो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद से काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पे कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, थोड़ा डिटेल में बताएं। मुझे लगा कि एक मैं वीडियो बना के आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता दूं कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट से AIR 139 वाला स्टूडेंट बना, एंड वो भी थर्ड ईयर में। गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा गाइज कि हुआ ये था कि जैसे मैंने ट्वेल्थ में जेई दिया था तो मेरा स्कोर कार्ड आया था, बट आई जस्ट क्लियर द कट ऑफ। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं थे या फिर मुझे कोई NIT भी नहीं मिल रहा था। अगर आपको सच बताऊं तो मुझे कोई NIT भी नहीं मिल रहा था। तो उस समय जैसे मैक्सिमम बच्चों के सवाल दिमाग में सवाल आता है कि अगर उनका जेई अच्छा नहीं हुआ तो क्या वो एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं। तो वो सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि मुझे एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। गाइस काफ़ी सोचने के बाद मतलब अंदर से एक ही जवाब हर बार आ रहा था कि नहीं, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। गाइस मैंने ड्रॉप नहीं लिया एंड AKTU के थ्रू एक कॉलेज एफिलेटेड है KNIT सुल्तानपुर। मैंने AKTU का एग्ज़ाम दिया था, उसमें आई गॉट AIR 2008 एंड उसमें मैंने एडमिशन लिया था गाइस। तो फर्स्ट ईयर गाइस तो मैंने इन्जॉय किया अपनी पूरी कॉलेज लाइफ को एंड शुरुआत से खैर मुझे पता था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन अटेंड करनी है। तो जब मैं सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्टिंग मैंने की थी जनवरी में, जनवरी 2020। गाइज मैंने जो क्या किया कि गेट के लिए जो कोर्सेज हैं मैंने उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मेरे एक ब्रदर हैं अंकित गोयल, वो भी इसी ब्रांच से ही हैं, उनकी AIR 21 आई थी। गाइज उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप गेट एकेडमी का जो कंटेंट है उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने काफ़ी दिनों तक तो गाइज उन्हीं को मैंने स्टडी किया एंड देन आई रियलाइज़ कि वो जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है एंड मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। एंड सेकेंडली गाइज कि मेरी एक चॉइस थी कि मुझको एक रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए था, क्योंकि जिस लोकेशन पे मेरा कॉलेज लोकेटेड है, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में यही था कि मुझे मैक्सिमम प्रिपरेशन अपने कॉलेज में ही करनी होगी। तो वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू था गाइज। तो मुझको एक रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए था एंड गेट अकेडमी का जो PD कोर्स आता है वो मेरे लिए उस समय बेस्ट सूटेड कोर्स था। तो मैंने फरवरी 2020 में वो गेट अकेडमी का PD कोर्स परचेज किया था एंड मार्च 5 को मुझे उसकी डिलीवरी मिली थी जब मैं कॉलेज में था। एंड फ्रेंड्स वो लास्ट डे था जब मुझे अपने घर के लिए निकलना था। मैंने ये सोचा कि मुझे मैक्सिमम टाइम कॉलेज में ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे सिर्फ हार्ड डिस्क लेके जानी चाहिए जिसे मैं एक्टिवेट कर लूँगा घर पे जाके, एंड आफ्टर द होली ब्रेक आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन। मे बी 14 मार्च को जो नोटिस आया था गवर्नमेंट से कि ड्यू टू कोविड जो कॉलेजेस है वो एक हफ्ता लेट स्टार्ट होंगे। उस समय तक ये नहीं पता था कि इतना डिले कॉलेजेस जाएंगे। एक वो थी कि हाँ शायद जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था। गाइज मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने 17 मार्च को अपनी प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट की थी एंड उसमें जो मैंने लिए थे, फ्रेंड्स क्या होता है कि हम कभी कभार ये चीज़ नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बल्कि मुझे पर्सनली फील होता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके लिए आपको सिग्नल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एनालॉग पढ़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नेटवर्क की नॉलेज होनी ही चाहिए। फ्रेंड, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले जो दो सब्जेक्ट है मैं स्टार्ट करूँगा वो नेटवर्क एंड सिग्नल के साथ स्टार्ट करूँगा। तो 17 मार्च से जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया था वो शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह के 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक की मेरी एक शिफ्ट थी जिसमें मैं एक सब्जेक्ट के 3 या 4 लेक्चर जितने हो सकते थे। एंड देन दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की एक दूसरी शिफ्ट थी जिसमें मैं दूसरे सब्जेक्ट के 3 या 4 लेक्चर जितने पॉसिबल थे वो करता था। उस समय फ्रेंड्स जो थोड़ा दिक्कत थी ये थी कि मेरे पास में वर्कबुक कोई भी अवेलेबल नहीं थी। जैसे मैं यहाँ पे कोई लाया नहीं था, सब कॉलेज में जितनी भी हार्ड कॉपी थी सब कॉलेज में थी मेरे। तो उस समय प्रैक्टिस मैं इतनी नहीं कर पा रहा था। खाली जो क्वेश्चन सिर्फ लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड थे
मैंने उन्हीं की प्रैक्टिस तब तक की थी। एंड देन मे बी मार्च एंड में उमेश धांधे सर ने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि शॉर्ट नोट्स हमारी प्रिपरेशन में कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जो इशू होता है, जो इशू मुझे भी हुआ था, काफ़ी मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि उन्हें भी इशू होता है, वो ये होता है कि यार शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाएं। मतलब उसके अंदर जो कंटेंट हमें लिखना है वो क्या होना चाहिए, तो ये नहीं समझ में आता मैक्सिमम को। तो फ्रेंड्स, अगर उसके लिए आपको जानना है कि आपको उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स को यूज़ कहाँ करना है। जैसे जो मैंने समझा था वो ये था कि जब आपका फेज़ आएगा दिसंबर एंड जनवरी का, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स आपका जो मेन प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक दें। तो उस टाइम पे अपने पूरे 10 सब्जेक्ट को पूरे नोट्स से रिवाइज कर पाना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें आपने एक सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 पेजों के अंदर अंदर ख़त्म किया है, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शॉर्ट नोट्स को डिज़ाइन किया था। एंड जो मेरा प्लानिंग थी, दिन भर का जो मेरा शेड्यूल था, उसमें मैंने शाम में 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का एक टाइम और ऐड किया था, जिसमें मैं उसी दिन के जो मैंने लेक्चर्स किए हैं उनके जो भी मेन मेन पॉइंट्स थे जिनसे मैं उन लेक्चर्स को रिवाइज कर सकूँ, उनको मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन किया था। एंड फ्रेंड्स, जब अप्रैल का मिड हुआ तब मेरे नेटवर्क एंड सिग्नल दोनों कंप्लीट हुए थे। एंड मे बी अप्रैल एंड तक मुझको वर्कबुक्स की पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो गई थी किट अकेडमी की साइड से। तो उसके लिए फिर मैंने अपना एक शेड्यूल जो चेंज किया वो ये किया कि शॉर्ट नोट्स जो मेरे थे 7 से 8 PM के टाइम में, वो मैंने अपने लेक्चर्स के बाद ही बनाने स्टार्ट कर दिए तुरंत। कि जैसे मैं 11 से 1 बजे का एक मेरा लेक्चर का टाइम था, तो मैं उसी में वो लेक्चर करता था। एंड देन लेक्चर करने के बाद हम उसी से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक जगह पे नोट कर लेता था, तो मेरे शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बन रहे थे। एंड जो रात में 7 बजे का समय था वो 7 से लेकर के मैंने 9 बजे तक का समय दिया अपनी वर्कबुक के प्रैक्टिस करने के लिए। जब मेरा नेटवर्क एंड सिग्नल कंप्लीट हुआ अप्रैल मिड में, उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो मैंने स्टार्ट किए थे कम्युनिकेशन एंड ईडीसी। उन दोनों को स्टार्ट करने के पीछे जो एक रीज़न था वो उस समय ये था कि कम्युनिकेशन उस समय मेरे सेमेस्टर में अवेलेबल था। एंड मे बी ये था कि सेमेस्टर एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो मुझे लगा वो शायद उसमें हेल्प करेगा, तो मैंने कम्युनिकेशन एंड ईडीसी के स्टार्ट में स्टार्ट किया था। ईडीसी जैसे अगर मैं गेट अकेडमी की बात करूँ तो उसमें शिशिर दास सर ने डील किया है, एंड कम्युनिकेशन साकेत सर ने डील किया था जो मेरे पास में कोर्स अवेलेबल था। फ्रेंड्स, मई की एंड तक अगर मैं आपको बात करूँ तो मेरा यही पैटर्न फॉलो किया मैंने लगातार बेसिस पे। एंड मैंने मई एंड तक उन दोनों सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। टोटल मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे मई तक। मई का ही एक इंसिडेंट था कि एक दिन मेरी सिस्टर है, वो भी इस समय प्रिपरेशन कर रही है, वो एक दिन सुबह 5 बजे उठी थी। एंड मैं उठा था रात सुबह 9 बजे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं सो के उठा हूँ उस समय तक मेरी सिस्टर ने काफ़ी कुछ अपना टाइम स्टडीज़ को दे दिया है। 2 या 3 घंटे वो अपनी स्टडीज़ को ऑलरेडी दे चुकी है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा रात का समय है, मैं उसकी जगह पे सुबह थोड़ा बहुत टाइम यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जब हमारा एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज के, सेमेस्टर के कुछ भी, तो हमारी क्या रहती है कि यार रात में हम कर लेंगे पूरी तैयारी, रात भर जगेंगे तो अगले दिन एग्ज़ाम अगर हमारा है तो हम उसकी तैयारी करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैं किस समय जगना पसंद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो सुबह के टाइम में ज़्यादा रहती है मुकाबले रात के। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा, अपने आप को आपको समझना होगा कि आपकी एफिशिएंसी रात में ज़्यादा रहती है, सुबह ज़्यादा रहती है। एंड उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करना चाहिए। तो मैंने जो टाइम टेबल डिज़ाइन किया था वो कुछ ऐसा था कि सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे मैं अपनी रनिंग के लिए दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय लॉकडाउन चल रहा था, हम घर पे ही थे, मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहा था। एज सच कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, तो ओबिसिटी भी पार्ट आती है एंड थोड़ा आलस भी होता है, तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 सुबह रनिंग के लिए दिया था। एंड देन 6 से 6:30 से 8 बजे तक का जो टाइम था वो मैंने अपने लेक्चर्स को दिया। एंड देन सुबह के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का मैंने फिर से लेक्चर्स को दिया। एंड 2 से जो मेरा 5 बजे तक का टाइम था उसको मैंने अब वर्कबुक की प्रैक्टिस के लिए दे दिया था, क्योंकि अब मेरे पास में 4 सब्जेक्ट्स हो चुके थे जिनकी मुझको प्रैक्टिस भी करनी थी ताकि वो मुझे याद रहे। एंड देन मई के एंड के बाद से ही मैंने एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, एनालॉग की अगर मैं बात करूँ तो एनालॉग काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्ज़ाम के लिए। तो उस सब्जेक्ट के लिए लगभग लगभग मेरा मई चला गया था, जून चला गया था एंड जुलाई, मिड जुलाई तक शायद वो सब्जेक्ट पूरा हुआ था।
एंड तभी शायद आईआईटी बॉम्बे की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि इस साल थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस समय अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है या फिर मेरा क्या माइंडसेट है गेट 2021 के लिए, तो उस समय मेरा ये था कि यार जितनी भी तैयारी मैं कर पाता हूँ उतने के साथ एग्ज़ाम में जाएंगे, एक अटैम्प्ट अपने पास में और है, जितना हम कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझको थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए। तो मैंने जो सुबह का मेरा जो फाइनल जो शेड्यूल बना था वो, अब मेरा फाइनल शेड्यूल कुछ ऐसा था कि सुबह 5 से 6 रनिंग, एंड देन 6 से लेकर के 8:30 बजे तक लेक्चर्स, एंड देन मेरे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लेक्चर्स, एंड देन 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस, एंड देन उसके बाद 6 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक फिर से मेरे लेक्चर्स। तो ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि पूरा शेड्यूल था डेली का जो मैं फॉलो कर रहा था, एंड जुलाई मिड तक मेरे ये दोनों सब्जेक्ट पूरे हुए थे। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कंट्रोल सिस्टम एंड ईएमटी। सो फ्रेंड्स जुलाई में स्टार्ट करने के बाद ये दोनों मेरे सब्जेक्ट जो है वो अगस्त एंड तक पूरे हो चुके थे। अगर आप देखेंगे तो इस समय तक मेरे सारे जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो सब पूरे हो चुके थे, एंड मेरा एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वाला पोर्शन था जो बचा था मुझे करने के लिए। लेकिन जो इशू मुझे बार बार लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन में हो सकता है, वो इशू ये था कि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है इन सब्जेक्ट्स की। तो वो मेरे माइंड में था कि प्रैक्टिस को मुझे और अच्छा भी करना है क्योंकि प्रैक्टिस में इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो इसके थ्रू जो आपको फ्रेंड्स बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक लॉकडाउन जैसी जो अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली थी, एंड मुझे लगता है कि मैंने उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी किया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लोगों के पास भी एक प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे अपना सिलेबस कब तक एंड करना है। जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से मैंने सितंबर में एप्टीट्यूड एंड मैथ्स स्टार्ट किया था, एंड मे बी 21 से 22 सितंबर तक मेरा जो एप्टीट्यूड एंड मैथ्स था वो फिनिश हो गया था। तो वहाँ तक आते आते मेरा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज गेट की प्रिपरेशन के लिए आता है वो आती है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ऐसा नहीं होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूज हुए हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर यूज हो सकते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में फेस करना है, एंड आपका माइंडसेट उनके लिए क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को आपको ड्रॉप करना है, कैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को आपको बाद के लिए रखना है कि आपको कब अटेम्प्ट करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये जो मेरा फेस था ये सितंबर के एंड से मैंने स्टार्ट किया था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए थे, एंड उसी के साथ साथ मेरे दिमाग में टेस्ट सीरीज़ का भी था। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी में फ्रेंड्स उमेश ढांडे सर को काफ़ी फॉलो किया है, उनकी जो भी टिप्स थी मैंने उनको काफ़ी यूज़ किया है, वो लगातार बेसिस पे मोटिवेशन देते थे, मुझे उसने काफ़ी हेल्प भी किया। तो उन्हीं ने एक बार बताया था कि आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ चुनी थी। एक टेस्ट सीरीज़ जो मैंने यूज़ की थी वो थी गेट अकेडमी की, एंड सेकेंड वन वॉज फ्रॉम मेडिजी। फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज़ का क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ आपके जो प्रिपरेशन होती है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपको कैसे इंटरफेस में एग्ज़ाम करना है, या फिर आप कैसे सिचुएशन में जब आपके सर पे टाइम चल रहा है तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है। ये सब जानने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरा जो शेड्यूल था वो ये था कि मैंने नेटवर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सितंबर एंड से। तो मैंने एक बार नेटवर्क को पूरा रिवाइज किया, एंड देन मैंने उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो लगाए थे, एंड देन उसके बाद मैंने उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देने स्टार्ट किए। जितना मुझे याद है फ्रेंड्स मेरा जो पहला टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 12 मार्क्स आए थे, नेटवर्क का ही था वो टेस्ट। तो उस टेस्ट के बाद मुझको लगा कि यार मतलब मैंने करा था, प्रैक्टिस भी मैंने की थी वर्कबुक से भी, मैंने प्रीवियस ईयर भी लगाई थी, वहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि सीधा टेस्ट में आके मेरे 25 में से 12 मार्क्स आए। मेरे उसमें नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हुए थे, मतलब मे बी ड्यू टू टाइम मैंने जो छोटी छोटी गलतियाँ उसमें की थी, जब मैंने उसको एनालाइज किया तो थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ था। लेकिन उससे मैंने सीखा कि आगे टेस्ट करते रहने चाहिए, मे बी इम्प्रूव होगा। तो मैंने ये मोटिवेशन उससे ली थी, एंड देन जब मेरा नेटवर्क पूरा हो गया था तो मैंने ऐसा ही सिग्नल के साथ किया कि सिग्नल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने वो किए, एंड देन टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने किए। तो अक्टूबर मेरा पूरा यही वाला फेज चला था काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए, एंड देन नवंबर का जो फेज था गाइज वो मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ था। शुरुआत के 15 से 20 दिन उसमें क्या था कि मे बी 14 नवंबर की दिवाली थी,
एंड फ्रेंड्स, दिवाली पे क्या होता है कि घर में एक माहौल होता है कि काफ़ी सारे मेहमान आए हुए होते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है। तो उस समय मैं अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, एंड ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा एक जो 1 वीक था दिवाली वाला, वो अपना मैंने पूरा वेस्ट कर दिया था। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि गेट एग्ज़ाम अब सर पे है, मे बी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अब मैंने एक हफ्ता पूरा अपना वेस्ट कर दिया है, और अभी कितना कुछ मेरे पास करने के लिए बचा है। तो वो एक पैनिक की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि नहीं, जितना समय बचा हुआ है उतना मैं कर लूँगा। जो समय जा चुका है उसके बारे में ना सोचें, जो समय आने वाला है उसमें अपनी प्लानिंग को तैयार करें कि क्या मैं एफिशिएंटली कर सकता हूँ। तो जो मेरा नवंबर वाला फेज़ था उसमें मैंने एक-एक सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, एंड देन मैंने उन्हीं के सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट एंड एक कॉम्बो टेस्ट होते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट के एक साथ टेस्ट होते हैं, वो मैंने देने स्टार्ट किए। एंड देन दिसंबर में फ्रेंड्स, जो मेरी प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट बचे थे वो थे ईएमटी, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। फिर मैंने ईएमटी के साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स मुझको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ईएमटी की प्रैक्टिस तब तक वर्कबुक से भी नहीं की थी एक बार भी, कि ईएमटी जो मेरा पूरा सब्जेक्ट है वो पूरा वैनिश हो चुका जब मैंने उसका रिवीजन स्टार्ट किया। मुझे उसमें कॉन्सेप्ट भी इतने याद नहीं आ रहे थे, फॉर्मूले तो मुझे बिल्कुल ही उसमें याद नहीं थे। तो एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि ईएमटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी उसका वेटेज रहता है, एंड मैं पूरा उसको वैनिश करते रहा हूँ। काफ़ी आसान भी होता है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन उसमें आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। उसको मैंने एक पैनिक को कूल डाउन किया कि नहीं, करते हैं इसको। तो गाइस, गेट एकेडमी का एक क्रैश कोर्स हुआ था उनके यूट्यूब चैनल पे, मैंने उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया। एंड उसके साथ गेट एकेडमी ने एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी जिसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ईएमटी सब्जेक्ट के, वो उसमें मेंशन थे। तो मैंने उनको यूज़ करके एक 25 से 30 पेजों के बीच में ईएमटी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए, जिनको मैं रेफर कर सकता था, जिसमें सारे फॉर्मूले थे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए क्रैश कोर्स की एक पीडीएफ थी जिसमें अराउंड 100 कुछ क्वेश्चन थे पूरे सब्जेक्ट से, मैंने उसको यूज़ की थी अपनी प्रैक्टिस के लिए। एंड देन आई वेंट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएमटी सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद जो दिक्कत मुझे आ रही थी वो आई कि मुझे ईएमटी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेज से आते हैं, क्या मैं उसको एग्जाम में सही कर पाऊंगा। तो वो थोड़ा मेरे लिए फेस थोड़ा ख़राब था। एंड देन उसके बाद मैंने मैथ्स और एप्टीट्यूड, इन दोनों को मैंने पूरा किया। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, गाइस क्या होता है कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड काफ़ी स्कोरिंग होता है आपके गेट में, क्योंकि 28 मार्क्स का इस साल तो आईआईटी बॉम्बे ने फिक्स कर दिया था कि 28 मार्क्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के होंगे। सो अगर आप ये देखिए, अगर आप मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में 28 में से 24 या 25 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ तो ऑलमोस्ट वहीं क्लियर हो जाएगी। जैसे इस साल ईसीई की जनरल की कट ऑफ 25 गई है, तो आपकी कट ऑफ तो वहीं पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि जो भी प्रीवियस ईयर हमारे पास में बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे गेट एकेडमी की प्रीवियस ईयर की बुक मैंने यूज़ की थी। उसके अंदर क्या होता है कि हर ब्रांच के आपके पास मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने हर ब्रांच के क्वेश्चंस को लगा लिया था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने और किसी सोर्स की ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। एंड उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किए थे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के। फ्रेंड्स, दिसंबर एंड में गेट एकेडमी ने एक नया सेशन चालू किया था कॉम्बैट के नाम से, जो कि मे बी दिसंबर 20 के आसपास ही चालू हुआ था। उसमें क्या होता था कि हमको एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाता था, स्क्रीन पे लाइव होती थी वो, हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था 3 से 4 मिनट के अंदर। एंड देन उसका जो सॉल्यूशन है हमको व्हाट्सएप में सेंड करना होता था उसी टाइम में। तो जो प्राइजेस उसके साथ जो मेरे रिलेटेड थे वो तो एक अट्रैक्ट करने के लिए थे बच्चों को, लेकिन फ्रेंड्स उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ करा जा सकता था। जो मैंने किया मुझको लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा है वो सेशन। तो उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो हुआ था वो एनालॉग का हुआ था, एंड वो मेरा सही नहीं हुआ था। एंड काफ़ी दिनों तक जो कॉम्बैट के क्वेश्चंस थे वो कभी सही हो रहे थे, कभी मैं टाइम के अंदर नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा लग रहा था कि क्या मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। एंड देन मे बी 24 दिसंबर को मुझे याद है कि मेरा डिजिटल का जो पहला कॉम्बैट था वो सही हुआ। एंड उस दिन मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यस, मतलब कुछ अच्छा हुआ। एंड उसके बाद जो मुझे फील हुआ कि यार ठीक है, डिजिटल में अच्छा हुआ है, अब मुझे और मेहनत करनी है अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे, ताकि मैं अच्छा कर सकूँ एग्जाम में। एंड देन उसके बाद में 2 या 3 शायद दोबारा डिजिटल के ही सही हुए थे, तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरे डिजिटल ही सबसे ज़्यादा तैयार है, बाकी सब्जेक्ट जो है थोड़े वीक हैं।
एंड देन फ्रेंड्स जब मैंने इतने दिन उसमें टाइम दिया तो वो धीरे धीरे मेरे सही होने लगे सवाल, उसमें काफ़ी मैं अच्छा करने लगा कॉम्बैट में। तो मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। एंड का जो फेज़ होता है उसमें ये क्या होता है कि हमको फुल लेंथ मॉक्स लगाने होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि फुल लेंथ मॉक्स में आपको ये पता लगता है कि आप 3 आवर्स में कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं, क्या आप उस स्पीड को पकड़ पा रहे हैं, 3 घंटे में आप सभी क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, और क्या आप प्रेशर में ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। ये सब एनालाइज करने के लिए फुल लेंथ जो मॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो जैसा मेरा एम था वो ये था कि मुझे 13 से लेकर के 15 तक के फुल लेंथ मॉक्स कर लेने, 13 से 15 फुल लेंथ मॉक्स काफ़ी रहेंगे एग्जाम से पहले। तो जो मेरी मेन स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मुझे 1 जनवरी से अटेम्प्ट स्टार्ट कर देने हैं फुल लेंथ मॉक्स, लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिले हो गया था। एंड मैंने 11 जन से फाइनली अपना पहला फुल लेंथ मॉक्स दिया था। एंड पहले अगर मैं फुल लेंथ मॉक्स में बात करूँ तो मे बी 55 या 56 नंबर मेरे आए थे। तो उसके बाद जो मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है यार, अभी जितनी मैंने तैयारी की है मे बी उसके हिसाब से सही है। पहला मैंने फुल लेंथ मॉक्स अटैम्प्ट किया है 3 घंटे का, तो मे बी शायद ये इम्प्रूव हो। तो मैंने उसको ठीक किया। उसके आगे मैंने क्या किया कि जो भी मैं गलतियाँ मॉक में कर रहा था मैंने उनको एक कॉपी में नोट किया। एंड देन जैसे 11th को मैंने मॉक किया, उसी दिन मैंने उसका एनालाइज किया। एनालाइज में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि पहले जो आपने सवाल सही किए क्या आप उनको जल्दी कर सकते थे। एंड सेकंड चीज़ जो उसमें होती है वो ये होती है कि आपने जो सवाल छोड़े या गलत किए वो गलत आपने क्यों किए। तो उन सब चीज़ों को मैंने एक कॉपी में नोट करता गया। एंड देन 12th को मैंने पूरे अपने सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबका दोबारा रिवीजन किया। एंड जो 13th का जो मॉक था उससे पहले जो मैंने गलतियाँ 11th वाले मॉक में की थी मैंने सिर्फ उसको एक बार देखा कि अच्छा ये मैंने गलती की थी मॉक में, ये मुझे दोबारा नहीं करनी है। एंड देन 13th को मैंने मॉक किया। एंड उसके बाद में डेली मैंने ये शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया, 13th को, 15th को, 17th को, ऐसे करके। एंड एट द एंड जो लास्ट मॉक था वो मैंने 4th फेब को किया था। वो प्रीवियस ईयर का मॉक था जो गेट एकेडमी ने ओपन मॉक ऑर्गेनाइज किया था। तो फ्रेंड्स मॉक के क्या हुआ कि जो भी मैंने मॉक दिए उसमें मैक्सिमम मॉक्स में जो मेरे स्कोर रहा था वो 60 से अबव रहा था। तो मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मे बी एग्ज़ाम में भी यही रहेगा। एंड काफ़ी जो थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वो बना ली थी कि मैं क्या क्या गलती एग्ज़ाम में कर रहा हूँ मॉक में। तो मेरी कोशिश ये थी कि अब जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब मेरी कोशिश जो रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊँ एग्ज़ाम में। तो उसके साथ ही मैंने 4th को अपना लास्ट मॉक देके ख़त्म किया था। एंड देन 5th एंड 6th को मैंने अपने पूरे सिलेबस का दोबारा से रिवीजन किया। एंड देन 6th की शाम को ही मैंने जो गलतियाँ मॉक में की थी आज तक उन सबको मैंने एक बार दोबारा देखा कि ये गलती मैं कल एग्ज़ाम में ना करूँ। एंड गाइस फाइनली वो डे आया 7th फेब जब हमें एग्ज़ाम देना था। तो उस दिन मैंने पढ़ाई कुछ भी नहीं की, अगर आपको सच बताऊँ तो कुछ भी मैंने पढ़ाई उस दिन नहीं की थी। मेरा जो एग्ज़ाम था वो दोपहर की शिफ्ट में था, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो एग्ज़ाम से पहले जो फ्रेंड्स मेरा माइंडसेट था या फिर मैं अपने आप को कूल करने के लिए जो मैं कह रहा था वो यही कह रहा था कि अभी एक अटैम्प्ट मेरे पास में और है, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं मॉक में करता आया हूँ वही मुझे एग्ज़ाम में जाके रेप्लिकेट करना है। कुछ नया करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। जैसे जो मेरा स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैं पहले जाते ही सबसे पहले एप्टीट्यूड करता हूँ। एंड देन उसके बाद में अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आता हूँ। उसमें गाइस क्या होता है कि कुछ बच्चे 1 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन को बाद में, या फिर 2 मार्क्स को पहले 1 मार्क्स को बाद में। लेकिन फ्रेंड्स मैंने एक बार ये ट्राई किया था, वो मेरे लिए मॉक्स में अच्छा नहीं रहा था। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि एप्टीट्यूड के साथ स्टार्ट करूँ एंड देन जो भी ऑर्डर एग्जाम में अवेलेबल है उसको मैं फॉलो करूँ। कुछ ऐसा चेंज मैंने नहीं किया। एंड देन गेट का एग्ज़ाम हुआ। पेपर इस बार का जो गेट का था इसी का वो मतलब उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरा जो स्कोर था जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक में 60 प्लस जा रहा था, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद 60 प्लस यहाँ भी चला जाए। बट माई स्कोर वॉज 57। आई एम हैप्पी विद माई स्कोर, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर मैं एक आध मैंने गलती अभी देखी कि अगर मैं वो गलती ना करता तो मेरा स्कोर 60 प्लस जा सकता था। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। एंड आई विल ट्राई कि अगले साल मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर की कि कहाँ से मैं एक एवरेज स्टूडेंट से गेट AIR 139 तक पहुँचा। तो इस जर्नी में अगर आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि आपको अपनी पूरी जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रहना चाहिए। एंड मोटिवेटेड भी फ्रेंड्स उसमें एक चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लानी पड़ेगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स ये होगा कि आप अगर छोटे छोटे अपने टारगेट्स बना रहे हैं
तो अगर आप उनको टाइम पे कर लेंगे पूरे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मैंने टारगेट्स बनाए थे मैंने वो पूरे कर लिए हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स के साथ स्टार्ट करें एंड एंड में उन टारगेट्स को बढ़ाते जाए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाए डेली की। पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स, एंड दूसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स कि अपनी पूरी जर्नी के लिए पॉजिटिव ज़रूर रहे। पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है अपने प्रिपरेशन के लिए। क्या होता है कि जैसे जो गलती मैंने जेई में की थी कि एंड में आके मैंने प्रिपरेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मतलब मुझे लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे कि कुछ नहीं होगा, मेरा बोर्ड भी ख़राब हो जाएगा, तो बोर्ड पे फोकस करते हैं। इस बार भी ऐसे थॉट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं ईएमटी पूरा वैनिश हो गया था एंड नवंबर का समय मेरा ख़राब हुआ था, तो उस समय भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। लेकिन उस समय मैंने अपने पॉजिटिव थॉट्स को यूज़ किया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, अभी इतना टारगेट मैं सेट कर रहा था तो मैं कर लूँगा, मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, इस चीज़ को कर सकता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, वो आपकी आएगी अगर आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बाद अब डिस्कस करूँ आपसे, तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने, काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे मैनेज की। जैसे कि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज भी मेरे को बराबर ध्यान देना था। तो अगर मैं सच आपसे बताऊं फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन के कारण कॉलेज से एज सच कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि कभी आपको एक डेडलाइन होती है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, या फिर आपके कुछ एग्जाम्स होते, छोटे मोटे ऑनलाइन जो एग्जाम्स हुए थे, या फिर क्लासेस होती हैं आपको वो भी अटेंड करनी थी। तो वो सब जो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है वो होता है, लेकिन वो एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, आप उसको चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप, तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए। पर अपना जो आपका सीजीपीए है उसको एक थ्रेशोल्ड लेवल तक मेंटेन कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी पीएसयूज हैं या फिर आईआईटीज़ हैं, वो भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं कि आप एक थ्रेशोल्ड, एक सीजीपीए होगा जिसको आप क्लियर कर सकें, आपकी कट ऑफ होगी सीजीपीए की, आप उससे ऊपर हैं। तो ज़्यादा आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपना ध्यान आपको उस पर भी देना पड़ेगा, वो एक अनअवॉइडेबल पार्ट है जैसे मैंने बोला। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बस इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने, मेरी पूरी जर्नी थी, मैंने आप सभी के साथ पूरी अपनी जर्नी शेयर कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी पूरी स्टोरी, कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। गाइज, मेरी सेकेंड वीडियो है यूट्यूब पे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सभी से कम्युनिकेट कर सकूँ। एंड गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जो भी आपके जूनियर्स हैं या फिर जो भी आपके साथ वाले हैं, उनको आप ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो मोटिवेट हो सके और आने वाले गेट एग्जाम में काफ़ी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कि आपको चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिस्कशन करूँ या फिर एक वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। एंड अगर आप में से कोई भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर दीपांशु गोयल सर्च कर सकते हैं एंड आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस मैसेज का रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन।